Hello, dear students. Today we will discuss heading of colonial. Okay, what is a colonial? Previous video में मैंने आपको बताया था कि what is a colony, colony क्या थी. But in this video we will understand and explain. Okay, heading is what is a colonial. So, uh, देखेंगे यहाँ से. In this book you will read about the way British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स एंड राजा. यही बात हमने पहले डिस्कस की थी ना कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश केम टू कन्क्यूर द कंट्री. ब्रिटिश हमारे देश पर आए, हमारी कंट्री को जीता और यहाँ पर क्या किया, शासन किया. एंड सब्जुगेटेड द लोकल नवाब एंड राजा, और हमारे यहाँ की जो राजा थे, नवाब थे, उनको अपने अंडर में कर लिया, उनको अपने अधीन कर लिया, है ना. यानी अब वो जो हमारे यहाँ के राजा थे, अब वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, वो ब्रिटिश के ऑर्डर पर काम कर रहे थे. और हमने आपको जस्ट कॉलोनियल में यही बताया था. ये देखिए, जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कॉलोनियल का मतलब यही होता है कि जब एक कंट्री के पर्सन, कोई भी कंट्री की कंपनी है या कंट्री है, किसी दूसरी कंट्री पर जाती है, तो वहाँ पर जब वो किस तरह से कब्जा कर लेती है, यानी वहाँ के सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, इन सारे पॉइंट्स पर, इन सारे बातों पर वो क्या कर लेती है, अपना अधिकार जताती है, यानी पूरी तरह से कब्जा कर लेती है उस पर. यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, पैसे रुपए से रिलेटेड है कि वहाँ का इकोनॉमी, टैक्स सिस्टम कैसे होगा, कैसे आप लोग टैक्स ले सकते हैं, है ना. फार्मर वहाँ के टैक्स कैसे देंगे, ये इकोनॉमिकल हो गया. सोशल का मतलब वहाँ की सोसाइटी पहले कैसे रहती थी, अब हमारे अकॉर्डिंग सोसाइटी रहेगी, ठीक है ना. यानी वहाँ का सब कुछ चेंज कर देते हैं. तो अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारी पूरी तरह से हमारी कंट्री पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है. ओके, सो लेट्स, हाँ, यू विल सी हाउ दे स्टैब्लिश, और आप देखेंगे कि हाउ दे स्टैब्लिश control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low price, है ना. देखिए क्या क्या कर रहे हैं आप. आपने इसमें ये चीज़ देखा कि उन्होंने पूरी इकोनॉमी पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, हमारी सोसाइटी पर कंट्रोल कर लिया. कलेक्टेड रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या है, यहाँ पे टैक्स से है. रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टैक्स. यानी जो भी कंट्री में, जैसे हम लोग टैक्स देते हैं ना, इनकम टैक्स है, जो भी सारा टैक्स होता है, तो ये सारा टैक्स कहाँ जाता है, हमारी गवर्नमेंट के पास जाता है. तो ऐसे ही वो वहाँ हमारी कंट्री पे आए, और हमारे यहाँ जो टैक्स सिस्टम था, यानी राजा जिस टाइप से टैक्स लेते थे, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिस्टम आप लोगों का ठीक नहीं है, हम जो बता रहे हैं ये सिस्टम आपका सही है. यानी जो टैक्स का पैसा है, जो कुछ भी है, अब ये हमारे उस पर अंडर पे आएगा, हमारी परमिशन के बिना आप टैक्स नहीं ले सकते हैं. इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से इंटरफेयर किया यहाँ के रेवेन्यू सिस्टम पर. The collected revenue to meet all their expenses, bought the goods. करते क्या थे, यहाँ से, हमारे यहाँ से क्या करते थे, गुड्स को बॉट कर लेते थे, और बॉट करने के बाद हमारे यहाँ से गुड्स को बॉट कर लेते थे. दे वांटेड एट ए लो प्राइस, किस प्राइस पर, लो प्राइस पर, है नहीं, एक वेरी वेरी लो प्राइस पर हमारे यहाँ से गुड्स को बॉट करते थे. एंड प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, जो क्रॉप्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस की गई है, दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और उनको करते क्या थे, बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे. ठीक है ना. एक्सपोर्ट मतलब हमारे यहाँ से लो प्राइस पर खरीदते थे और बाहर उसको ज़्यादा मतलब हाई रेट पर उसको एक्सपोर्ट करते थे. इस तरह से एक बिजनेस कर रहे थे ना यहाँ पे, है ना. और आपने पढ़ा ही है कि कंपनी, जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, भी जस्ट हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर में कि क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी. अंग्रेज पहले कंपनी यानी व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, बिजनेस करने के उद्देश्य से आए थे. बाद में उनका जो पर्पज है, एम है, वो चेंज हो जाता है और हमारे यहाँ पे कंट्री पर वो कब्जा कर लेते हैं. हमारे आगे के चैप्टर में बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि वो हमारे यहाँ पर आए और हमारे यहाँ की जो क्रॉप्स होती थी, उसको उस पर लो रेट पे परचेज करते, उसको खरीदते थे, और हाई रेट पर अपनी अपनी कंट्री पे जाके, यूरोप पर जाके उसको सेल करते थे. तो इस तरह से वो प्रॉफिट करते थे. ठीक है ना. अपने लिए प्रॉफिट गेट करते थे. तो इस तरह से देखेंगे इसमें. हाँ, इस तरह से आपने देखा कि देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यू एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. और ब्रिटिश के आने से क्या
क्या क्या चेंज चेंज हुई? हमारी जो वैल्यू है, टेस्ट है, कस्टम्स है, यानी हमारे यहाँ के रीति रिवाज, हमारे यहाँ का जो वैल्यू था, किस टाइप का वैल्यू था, हमारे यहाँ का सोशल वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू, सब कुछ चेंज हो रहा है। प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ की जो रीति रिवाज थे वो सारे सब क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है। एंड वेन द सब्जिगेशन, अब देखेंगे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट्स, हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस लाइन पर फोकस करेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है ना, बिकॉज ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, व्हाट इज ए कॉलोनाइजेशन। तो यहाँ से इसका आंसर है, वेन द सब्जिगेशन ऑफ अ कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, वी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। यही चीज़ तो मैंने बताया ना, कि वेन ए सब्जिगेशन ऑफ वन कंट्री, जब किसी कंट्री का अधिकार है ना एक वश में कर लेती है बाय अनदर कंट्री, दूसरे पर, तो लीड्स टू द दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, तो किन किन चीज़ों पर वो कंट्रोल कर लेती है, पॉलिटिकल पर, इकोनॉमिकल पर और सोशल कल्चरल चेंजेस, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया था, कॉलोनी स्टैब्लिश किया हुआ था। क्या किया था, कॉलोनी स्टैब्लिश किया हुआ था। इसीलिए हमने जस्ट पहले वीडियो वाली वीडियो में हमने कहा था कि ये हमारा एक ब्रिटिश इंडिया नहीं था, हमारा एक मॉडर्न ब्रिटिश इंडिया नहीं था। ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे हम लोग, ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे इंडिया की, ये क्या था, ये कॉलोनी हिस्ट्री थी, यानी इंडिया की कॉलोनी हिस्ट्री, यानी जो रियल ट्रू था वो हमारे सामने नहीं लाया जा रहा था, है ना, बाय जेम्स मिल के द्वारा हमने देखा। इसके बाद जो हिस्टोरियंस ने जो मॉडर्न इंडिया की बात की, तो मॉडर्न इंडिया में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर लिबर्टी लिबर्टी थी, है ना, फ्रीडम था, जबकि ऐसा नहीं था यहाँ पर। ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, हाउ डू वी नो, कैसे हम जानेंगे, व्हाट सोर्स टू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कैसे हम, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, ये क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि हम इंडियन हिस्ट्री को, अच्छा हम भारत का जो हिस्ट्री है उसको हम जानने के लिए हम कैसे जान सकते हैं कि पहले क्या क्या था, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। तो देखेंगे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, दिस इज इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, है ना। इस पे आप ये एक हेडिंग देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें दिया है, हाउ डू वी नो, कैसे हम जानते हैं, व्हाट सोर्स हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी इतने साल पहले हम इंडियन हिस्ट्री कैसे जान सकते हैं। तो उसका सीधा सीधा आंसर भी आप कह सकते हैं कि दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। अब हमें इसे समझना है कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिकॉर्ड को कैसे प्रोड्यूस करता है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी ब्रिटिश का ही तो शासन था यहाँ पर। ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि, देखते हैं यहाँ से, वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड। देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड किसे कहते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनका जो एक ऑफिस था, है ना, वहाँ पर रिकॉर्ड्स क्या करते थे, सेव किए जाते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप लोगों के रिकॉर्ड्स कहाँ रहते हैं, हमारे हमारे यहाँ स्कूल में रहते हैं ना, स्कूल में आप लोगों के रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो वो भी तो एक रिकॉर्ड है, एक ऑफिस है हमारे यहाँ। ठीक है ना, जहाँ पर सर बैठते हैं, एग्ज़ाम रूम है, वहाँ पर आपकी कॉपी हैं, बुक्स है, आपकी जो कॉपीज़ है, एग्ज़ाम कॉपीज़ हैं, आपका जो रिज़ल्ट है, और बहुत सारी रिकॉर्ड्स जो हमारे ऑफिस में होते हैं। ठीक है। ऐसे ही पहले जो अंग्रेज़ थे, उनके भी अपने अपने जहाँ जहाँ पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट है उनका, है ना, कलेक्ट्रेट है जैसे जहाँ पर डीएम है, और पुलिस स्टेशन है, रेवेन्यू है, अगर तहसील तहसील है तो वहाँ पर भी अपना, यानी हर जगह वो अपना अपना एक रिकॉर्ड बना के रखते थे। तो वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या था, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये आंसर दिया है, पहले क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे एक पूछा गया ना कि हिस्टोरियंस इतने साल इंडियन हिस्ट्री का रिकॉर्ड कैसे पा सकते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला इंपॉर्टेंट सोर्स हमें कहाँ से मिल रहा है, हमें पहला इंपॉर्टेंट सोर्स मिल रहा है ऑफिशियल रिकॉर्ड से। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहाँ का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी ब्रिटिश लोग जो भी घटनाएं होती थी उनके समय में, जो कुछ भी वो लोग करते थे, कि आज हमने ये टैक्स सिस्टम लगाया, इसके बाद आज हमने ये पॉलिसी, नई नई पॉलिसी लाते थे, नए नए रूल लाते थे, तो उसको ऐसे ही नहीं लाते थे, उसको लाते थे, साथ में उसको राइट भी करते थे, लिखते भी थे। यानी उनके समय में बहुत ज़्यादा ऐसे राइटर थे जो उनकी एक एक इवेंट को नोट कर करके रखते थे। ठीक है, उसी को रिकॉर्ड कहते हैं। तो देखेंगे, द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग, ब्रिटिश क्या बिलीव करते थे, एक्ट ऑफ राइटिंग पर, कि एक्ट ऑफ राइटिंग मतलब लिख कर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब चल रही हैं। एवरी इंस्ट्रक्शन यानी वो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन, यानी उनका जो कोई आदेश होता था, कोई प्लान बनाते थे,
कोई पॉलिसी बनाते थे, ठीक है ना, डिसीजन करते थे, कोई डिसीजन लेते थे, कोई एग्रीमेंट किसी राजा से दूसरे राजा का किसी राजा से अगर एग्रीमेंट किए हैं कि भाई हम आपके साथ समझौता कर रहे हैं कि आप, है ना, आप हमें इतना टैक्स देंगे, आप हमारे यहाँ इतना जमा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, तो जो कुछ भी होता था उन सबको वो क्या करते थे, राइट करते जाते थे, ठीक है ना, रिटर्न अप, बोले ना, रिटर्न ऑफ, रिटर्न वॉज द रिटर्न ऑफ, देखिए इसमें दिया हुआ है, हाँ, रिटर्न वॉज इंपॉर्टेंट, एवरी इंस्ट्रक्शंस प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, वंस दिस वाज डन, और एक बार अगर डन हो जाता था तो थिंग्स कुड बी प्रॉपर्ली स्टडीड एंड डिबेटेड, उसके बारे में लोग फिर बाद में, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ एक बार राइट कर ली गई तो ठीक है वो लिख गया है, उसके बारे में स्टडी भी करते थे कि सही लिखा है कि नहीं, डिबेट करते थे, आपस में बहस करते थे कि जो कुछ भी हम लोग राइट कर रहे हैं सब कुछ ठीक है ना। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट, और ये जो कन्विक्शन था इससे हम लोग क्रिएट क्या कर रहे थे, मेमोज है, नोटिंग है, रिपोर्ट्स, तो धीरे धीरे हम लोग क्या तैयार कर रहे थे, एक जो भी हम काम कर रहे थे, जैसे हमने पढ़ा था ना, बहुत सारे गवर्नर जनरल हमने पढ़े थे, वारेन हेस्टिंग्स पढ़ा था, वायसराय में हमने लॉर्ड माउंटबेटन पढ़ा था, है ना, हेस्टिंग्स पढ़ा था, वारेन और कर्जन पढ़ा था, इस तरह से हमने जो कुछ भी जितने भी नाम पढ़े हैं, जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं, तो इन्होंने कुछ ना कुछ अपने कार्यकाल में, अपने अपने समय पे कुछ ना कुछ इंडिया में किया होगा, तो उन सब का अपना अलग अलग एक रिकॉर्ड सेव करके यहाँ रखा जाता था, रिपोर्ट्स रखी जाती थी। सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं, The British also felt that all important documents and letters needed to be clearly preserved. ब्रिटिश ने फेल्ट किया कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है इसको हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रिजर्व रखना चाहिए, सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच टू द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि वो प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना चाहते थे, सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी जहाँ जहाँ भी उनको रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए आगे देखिए इसमें दिया हुआ है, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, यानी तहसीलदार मतलब गांव का कोई अगर रिकॉर्ड है, खेती से रिलेटेड है कि कितने फार्मर्स हैं, उनकी कितनी, उनकी ज़मीनें कितनी है ना, तो एक तहसीलदार ऑफिस में वहीं जस्ट पास से एक अटैच्ड रिकॉर्ड रूम रख देते थे। द कलेक्ट्रेट, आप देख रहे होंगे, द कलेक्ट्रेट है ना, द कमिश्नर ऑफिस, इस जैसे पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड रखा दिया है, यानी कि इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि राजा से, यानी कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनके पास जितने भी रिकॉर्ड उन वो रखते थे, किसी ना किसी ऑफिस से जुड़ा हुआ को एक रूम बनवा देते थे वहाँ पे, जैसे तहसील तहसील है ना आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ करबी में एक तहसील है, तो तहसील में जुड़े हुए एक एक रूम बनवा देते थे, और उसी रूम में बहुत सारे रिकॉर्डों को रख दिया जाता था, ठीक है। कोई पुलिस स्टेशन है तो उस पुलिस स्टेशन के आस एक रूम बनवा दिया जाएगा, और वहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होंगे रख दिए जाएंगे, जैसे लॉ कोर्ट्स हैं, जैसे है ना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रख दिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल बताया कि स्कूल के जो रिकॉर्ड होंगे स्कूल में ही तो रखे जाएंगे, अब स्कूल के रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में थोड़ी रखे जाएंगे, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। हाँ, द प्रोविंशियल एंड, ठीक है, द लॉ कोर्ट्स, यहाँ तक हमने बता दिया, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स, और एक रिकॉर्ड रूम में रखे जाते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस लाइक, अच्छा, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन क्या थे, इंस्टीट्यूशन में नाम आता है आर्काइव्स का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्काइव्स, क्योंकि आपका 1920 में, ये देखिए आप फोटो एक देख रहे होंगे, है ना, ये फोटो आप देख रहे हैं ना, ये फोटो देख रहे हैं आप, ये एक आर्काइव है ना, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920, 1920 के पास में एक आर्काइव बनाया गया था। आर्काइव होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़, हमारे लेटर होते हैं, मेमोज होते हैं, इनमें अंदर सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग बनाई जाती है, आर्काइव का मतलब एक टाइप की बिल्डिंग होती है जिसमें इस तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है। ये दिया गया है, इस समय न्यू दिल्ली में है, इस समय तो और भी बहुत सुंदर बन गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो लेटर एंड अब देखेंगे, हम्म, देखेंगे इसमें, ये यहाँ से लेटर एंड मेमोज, अब जो देखिए बहुत सारे जो रिकॉर्ड होते थे लेटर के फॉर्म में भी होते थे, लेटर्स भी रखे जाते थे। मेमोज क्या है, मेमोज का मतलब उनको बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको एक ज्ञापन देना, यानी कि कोई भी हम रिकॉर्ड है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको हम लिखे हैं, जैसे हमें कुछ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमें उसको क्या करना है, उनको याद दिलाना है कि हम, हमारे पास ये वर्क है ना, और हमें ये वर्क परफॉर्म करना है, तो इसमें दिया है वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू द अनदर, यानी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी हम लोग रिकॉर्ड को क्या करते थे, ट्रांसफ़र भी करते थे, उनको इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र करते थे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स, हमने आर्काइव्स के बारे में आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, आर्काइव्स का रोल क्या होता था। यू कैन आल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड
डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल में प्रिपेयर्ड जो होते थे, एंड और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय official at the top of the provincial administration in the early years of the 19th century. यहाँ से देखेंगे in the early years of 19th century these documents were carefully copied out. अब देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं, अब ब्रिटिश को कहीं ना लगता था कि कहीं अगर ये लॉस हो गए, जो कॉपी में हमने लिखा कहीं लॉस हो गए, तो फिर हमें दोबारा कैसे हम राइट कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो उन्होंने किया क्या, एक कॉपी में जो नोट होता जा रहा था, ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कैलीग्राफिस्ट वो होते थे जिनकी बहुत सुंदर राइटिंग होती थी। तो उनको एक काम पकड़ा दिया कि भाई जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, आप एक अच्छी राइटिंग, सुंदर सुंदर राइटिंग बना के एक अलग सी कॉपी में आप नोट करते जाओ। तो वो जितने भी कैलीग्राफिस्ट होते थे उनका सबका यही काम होता था कि जो कुछ भी डेटा वो पहले से नोट करते जा रहे हैं, वो राइट कर करके लिखते जाते थे। कैलीग्राफिस्ट आपके एग्ज़ाम में भी, आपके यहाँ भी स्कूल में भी ये होता है ना एग्ज़ाम, कैलीग्राफर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें बहुत सारे आप सुलेख लिखते हैं ना, हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग का जो होता है, उसमें आप कंपटीशन में जो फर्स्ट आता है, जिसकी सबसे अच्छी राइटिंग होती है ना, तो ये सारा काम तो उसी कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। तो ये अंग्रेज पहले इनका इस्तेमाल करते थे, बाद में तो हालांकि इसको ये बंद हो गया। दैट इज़ बाय दोज, है ना, दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी जिसको आर्ट में ब्यूटीफुल राइटिंग जो होता था उसको हम कैलीग्राफिस्ट बोलते थे। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के आते आते, मध्य में आते आते, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का देखिए डेवलपमेंट आ गया। तो अब देखिए प्रिंटिंग आ गया, तो बाद में इनका काम फिनिश हो गया। बाय द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द दीज रिकॉर्ड्स प्रिंटेड एज अ प्रोसीडिंग ऑफ हिज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी बहुत सारी, एक यानी एक ही बात, एक ही कॉपी की कई सारी कॉपी निकाल निकाल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेव करके रख दी गई। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी हेडिंग कंप्लीट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसर रिकॉर्ड। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर रिकॉर्ड है क्या। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया था कि आज से इतने साल पहले हिस्ट्री में कैसे हम डेटा को स्टोर करते थे। तो उसका सीधा सा आंसर आया था एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी गवर्नर जनरल का, उस समय का जो ब्रिटिश का था, उनके द्वारा रिकॉर्ड को प्रोड्यूस किया जाता था, और उसी रिकॉर्ड की मदद से हमारे पास आज की डेट में एक डेटा है कि हमें पता चल पाता है कि हाँ पहले क्या क्या होता था। अदरवाइज हम हिस्ट्री का हमें एक सोर्स ये भी लॉस हो जाता अगर रिकॉर्ड ऐसे नहीं रखे जाते, तो हम कहाँ से फाइंड करते। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड, आपको दिमाग में एक क्वेश्चन बनता था कि कैसे प्रोड्यूस करते थे, है ना। तो हमने क्या देखा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखेंगे इसमें करते क्या थे। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, ये सारी चीज़ें, उनकी जो प्लान है, पॉलिसी या डिसीजन है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती थी। अच्छा, वो लिख लिख कर उनको सुरक्षित रखते थे, प्रिजर्व करते थे। क्यों? क्योंकि वो आज से आपने देखा होगा कि आज से इतने सालों पहले कंप्यूटर और इंटरनेट तो नहीं था, है ना, इसलिए वो हर चीज़ को लिख लिख कर क्या करते थे, सेव रखते थे। ठीक है। तो इसी में हमने क्या पढ़ा, आर्काइव्स के बारे में पढ़ा। आर्काइव्स क्या होती थी, मैंने बताया कि एक अलग टाइप की बिल्डिंग होती है, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ये सारे डेटाज को रखा जाता है ना, रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। अभी मैंने आपको एक बिल्डिंग दिखाई भी, ये वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, है ना, अपने सामने देख रहे हैं इस बिल्डिंग को, जहाँ और म्यूजियम, म्यूजियम भी रखे जाते थे। म्यूजियम मतलब जहाँ पर बहुत सारी पुरानी, म्यूजियम में पुरानी मूर्तियाँ भी रखी जाती थी, है ना, स्कल्पचर, बहुत सारी जो स्कल्पचर होते थे उनको वहाँ स्टोर कर रखा जाता था। लेटर्स और मेमोज का भी आपने जिक्र पढ़ा है कि लेटर और मेमोज का भी यूज होता था, है ना, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को अगर हमें इन्फॉर्मेशन देनी है पर्टिकुलर लेटर पे, हम जैसे हमें एक गवर्नर जनरल है, किसी दूसरे गवर्नर जनरल को कोई अपनी बात कहना चाहता है तो लेटर के थ्रू ही कहेगा। ठीक है, मेमोज के थ्रू ही कहेगा। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी है तो मेमोज के थ्रू ही बात करेगा वो। ठीक है, उसके लिए वो अलग से कुछ स्पेशल नहीं रिकॉर्ड अपने पास सेव करेगा। तो लेटर्स और मेमोज का यूज इसलिए होता था। ओके। और बाद में हम कह सकते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन आया, यही हमारे लिए क्या बन गया, सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके। सो आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, आप देख सकते हैं, सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट द सर्वे, सर्वे क्या होते हैं, और वाई आर सर्वे, है ना, इम्पोर्टेंट, सर्वे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा चैप्टर लगभग फिनिश होने के टाइम पर है। तो ये दैट वाज द फोर्थ पार्ट, एंड नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। शायद थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सो अब बंद करते हैं, यहाँ पर क्लोज करते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो ऑफ कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, है ना। ओके।
Thank you.